डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। ये बारिश का मौसम था और त्रिपुरा के जंगल सबसे खतरनाक जंगल माने जाते हैं। मैं अपनी टीम के साथ यहाँ पर पहुँच चुका था। हमारा काम बहुत ज़्यादा साधारण रहने वाला था। इस जगह का निरीक्षण करना होगा, यहाँ पर कुछ नई चीज़ मिलती है उसका पता लगाना होगा, और हम अमूमन ऐसा काम 2-4 दिनों में निपटा दिया करते थे। भारत में ऐसे इलाके नहीं हैं जहाँ पर लोग नहीं रहते। ज़्यादातर लोग तो जंगलों के बीच गांव बसाकर तक रहने लगे हैं। भारत की आबादी जितनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, बड़े बड़े शहर इस आबादी को संभाल नहीं सकते, तो गांव में भी लोग रहते हैं और जंगलों में भी लोग रहने लगे हैं। जंगल के कई हिस्से जहां पर लोगों ने ज़मीनें हड़पना शुरू कर दी है, लेकिन हमारा काम उन लोगों को उन जंगलों से दूर करना नहीं है। हमारा काम है ऐसे इलाकों को ढूंढना जो बिल्कुल नए हों। वहाँ पर बनी हुई वो पुरानी चीज़ें अगर हमें मिले तो हमें बड़ा इनाम मिलता है। मेरी टीम में 4 लोग हैं और हम चारों ऐसा ही एक्सपेडिशन करने के लिए अलग अलग जगह जाते ही रहते हैं। इस बार हम त्रिपुरा में पहुँचे हुए थे और मुझे लग रहा था इन जंगलों में हमें कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाएगा जिसके बदले में हमें बड़ी रकम मिलेगी। यह काम मैं बरसों से करता आ रहा था। समय समय पर टीम को बदला, लेकिन मैं इस काम को हमेशा आगे बढ़कर लीड करते हुए ही हमेशा के लिए करता रहूंगा। इस घने जंगल में कदम बढ़ाने में मुश्किल हो रही थी। बारिश बहुत ज़्यादा थी और इस बार हमने गलती की थी। बारिश में अक्सर जंगल में जाना बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। बारिश के कारण मिट्टी नरम पड़ जाती है और जब भी हमारे कदम उस मिट्टी के टीलों के ऊपर पड़ते हैं, पांव धंसने लगते हैं। 4 लोगों की टीम एक दूसरे की मदद कर सकती है, लेकिन फिर भी ये सफ़र काफ़ी ज़्यादा लंबा होने वाला था। मैंने कहा था अपनी टीम को कि 4 दिनों में हमें यह काम ख़त्म करना होगा। हमारे पास सबूत होने चाहिए। ज़्यादातर बातों को उस टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करते जाओ, जो जो हो रहा है बताते जाओ। सबके पास एक एक टेप रिकॉर्डर होना चाहिए। मैंने भी अपना टेप रिकॉर्डर ऑन किया और उसमें बताना शुरू कर दिया। जंगल काफ़ी ज़्यादा घना है। चारों तरफ बारिश की आवाज़ हमें काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही है। त्रिपुरा के इस इलाके में मुझे नहीं लगता पहले कोई आया होगा। वैसे हमें उसकी जानकारी फाइल में दी तो गई है, लेकिन फाइल पढ़ने का समय मुझे लगा नहीं। हमेशा की तरह जब भी मैं कहीं पर जाता हूँ, नई चीज़ें ढूंढ निकालता हूँ। पुराने लोगों ने क्या किया है क्या नहीं किया, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। चलो अब मैं आगे जाने वाला हूँ, बाद में ये बात रिकॉर्ड करता हूँ। ये कहते हुए मैं अपनी टीम के साथ और आगे बढ़ने लगा। वहाँ कई जगह बहुत ज़्यादा आंधी आई हुई थी, जिस कारण हमें पेड़ों के नीचे बनी उन छोटी छोटी सुरंगों में घुसना पड़ गया। बारिश तेज़ थी, सुरंगों में पानी भी भरता जा रहा था। ये सुरंगें बहुत पहले बनाई गई होंगी। पत्थरों से बनी हुई ये गुफाओं को पत्थरों के बीच थोड़ा सा धंसाकर सुरंगों का रूप दिया गया था। यकीनन यहाँ पर हमसे पहले भी ऐसे लोग आए होंगे जो बचने के लिए इन गुफाओं का इस्तेमाल कर रहे होंगे। चलते चलते बहुत ज़्यादा समय हो चुका था। वक्त रात के 12 बजे का हो गया। मैंने अपनी टीम को कहा, हम उन पहाड़ी इलाकों के काफ़ी करीब आ चुके हैं। मुझे लगता है हमें आराम करना चाहिए। सारी की सारी टीम काफ़ी ज़्यादा थक गई है। ऐसा करते हैं, यहाँ पर टेंट लगाते हैं और सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरण निकलेगी हम निकल पड़ेंगे। जिसको जितनी जल्दी सोना है वो सो सकता है। बस टेंट लगाओ, जल्दी से 2 टेंट लग जाने चाहिए। टेंट लगाकर रात के वक्त हम वहीं पर सोना चाहते थे, लेकिन जंगलों में जानवरों की आवाज़ें आपको सोने कहाँ देती हैं। बार बार कदमों की वो आवाज़ें आपके करीब से जब आती हैं ना, पत्ते हिलने की वो आवाज़ें आपको डरा कर रख देती हैं। अंधेरा आपका दुश्मन नहीं है, लेकिन भय पैदा करने के लिए वो हर कोशिश करता है।
अंधेरे के पास एक ताकत होती है, वो होती है आपको कुछ ना नजर आने देना। अंधेरा क्या छिपाए बैठा है हम उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। बस आवाज़ें सुनकर अपने कानों पर हमें भरोसा करना पड़ता है कि जो वो बता रहा है वो सच है। रात निकालना मुश्किल भरा था, लेकिन सुबह लगभग 6 बजे हम टेंट को इकट्ठा कर चुके। जैसे ही सूरज की किरणें वहां हमारे टेंट के करीब उन पेड़ों के ऊपर पड़ने लगी थीं, वो पत्ते थोड़े पीले पीले से नजर आने लगे और हमने आगे बढ़ना शुरू कर दिया। धुंध काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगी थी और हमें लगने लगा था उस इलाके तक शायद हम पहुंच ही जाएं जो नक्शे में खास तौर पर दिखाया गया है। 4 घंटे सफ़र किया हमने और हम उस जगह पहुंच गए। पेड़ों के बीच अजीब सा बना हुआ एक पुराना खंडहर, लेकिन एक तरफ बना हुआ वो मंदिर का ढांचा अब भी वैसा का वैसा ही खड़ा था। उस बड़े बड़े पत्थरों के ढांचे को देखकर ऐसा लग रहा था लगभग 800 से 900 साल पुराना ये मंदिर होगा। टूट चुका है, कोई मूर्ति वहां पर मौजूद नहीं थी, पत्थरों के आकार भी बिगड़ चुके थे, लेकिन फिर भी एक ढांचा था। इसे हम एक बड़ी खोज कह सकते थे। हमने वहीं पर आज डेरा डालने की सोची। हमें लगा यहाँ पर रुकते हैं, ढांचा तो बना हुआ है, छत भी मौजूद है, यहाँ पर हम रुक सकते हैं। अगले 3 दिनों तक यहाँ काम करने की कोशिश करेंगे। मुझे नहीं लगता इतने समय से यहाँ पर कोई आया होगा। झाड़ियाँ इतनी ज़्यादा थी, पेड़ इतने घने थे, यहाँ आना बहुत मुश्किल भरा होगा। दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा था और यही डर था, अगर यहाँ कोई बड़ी मुसीबत हमारे सामने आ गई ना, बचाने के लिए भी कोई नहीं आएगा। वो मंदिर का ढांचा, हमने उसके अंदर ही अपना सामान रखना शुरू कर दिया। एक एक करके हम अपना सामान दीवारों के पास टिकाते जा रहे थे। आगे कोई दरवाज़ा नहीं था, हमें कुछ पत्थर इकट्ठे करने थे ताकि रात के वक्त यहाँ खतरा बिल्कुल ना हो और हम शांति से सो पाएं। ऐसा ढांचा जंगल में मिल जाए ना, बस पत्थर आगे लगा दो, अंदर कोई आ नहीं सकता, सुरक्षित आप नींद ले सकते हैं, वरना उस टेंट में हमेशा खतरा बना ही रहता है। हमने सारा सामान सेट किया, पत्थर आगे लगाया, उसे हटाने का पूरा सिस्टम बना लिया। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था और उसके बाद आसपास का कुछ निरीक्षण किया हमने। जैसे ही हम वापस आए, तभी मेरे एक साथी का ध्यान पड़ा। उस मंदिर की एक दीवार के पास एक बड़ा सा पत्थर है। वो पत्थर को हमने जब हटाया आगे लगाने के लिए, वो पत्थर के नीचे एक खाली जगह थी और वहां पर एक टेप रिकॉर्डर पड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ किसी ने टेप रिकॉर्डर छिपाया हो। उसे निकालते ही हमने ऑन किया और उसके बाद उसके वो शब्द सुनकर हैरान हो गए थे हम। ये किसी अनिल नाम के लड़के का टेप रिकॉर्डर था। शुरुआत उसने की कि मैं एक्सपेडिशन करने के लिए यहाँ पर आया हुआ हूँ, रास्ता काफ़ी खतरनाक लगता है, दलदली सा इलाका रास्ते में आया है और अब मुझे वो ढांचा मिल चुका है। उसने उस पूरे रास्ते का वर्णन किया था जिस रास्ते से हम आए थे। उसके साथ लगभग 9 लोग होंगे। उसने एक एक का नाम उस टेप रिकॉर्डर में बताया था। फिर इस मंदिर में उन्होंने पत्थर आगे की तरफ लगाए और यहाँ एक रात वो रुके थे। उसने टेप रिकॉर्डर में वो सारी बातें बताई हुई, पहले दिन की उसकी बातें। आसपास हमने निरीक्षण किया, आसपास कई पत्थर थे। मैं उसे सुनता जा रहा, तभी मेरे एक साथी ने कहा, देखो वक्त बहुत ज़्यादा हो गया है, अंधेरे वाला वक्त हुआ है, तुम बेवजह इस रिकॉर्डर को चलाए जा रहे हो, मुझे सोना है, जल्दी सोने दो मुझे, बंद कर दो इसे। मेरा साथी ये कह रहा, तभी मुझे लगा मुझे बाहर निकलना चाहिए, इसे सुनना तो चाहिए। पत्थर को हटाकर आगे वाली एक डाल पर मैं चढ़ गया। मैं रिकॉर्डर की वो बातें सुन रहा, तभी उसमें अनिल नाम के उस लड़के ने कहा, हम हैरान हो गए, आखिर इतना ज़्यादा सोना यहाँ पर हो सकता है। ये बात सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कैसे सोने की बात कर रहे हैं ये? उसने कहा, सामने वाली उस पहाड़ी पर जो नज़र आ रहा है ये सोने जैसी चीज़ ही लगती है। ऐसा लगता है पहाड़ी के ऊपर कोई मंदिर बनाया गया है जिसका गुंबद सोने का हो और चांद की रोशनी जब उस पर पड़ रही है ना, साफ साफ नज़र आ रहा है ये सोना ही है। मैंने उस डाल से ऊपर की तरफ देखा,
उस मंदिर के पीछे वाली वो पहाड़ी के ऊपर कुछ चमकदार था, और सच में ये चमक साधारण नहीं थी। कोई सुनहरी चीज़ होगी जिसकी चमक साफ साफ नजर आ रही थी। तभी मैं भागता हुआ मंदिर के अंदर की तरफ आया। मैंने अपने साथियों को जगाया और कहा, जल्दी जल्दी चलो मेरे साथ, चलो चलो, तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ। आंखें खुली रह जाएंगी और तुम्हारा चेहरा भी खिल जाएगा। तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट हटेगी नहीं। मेरे साथी आंखें मलते हुए मेरे साथ आए। मैं उस पेड़ पर चढ़ने के लिए उन्हें कहने लगा, क्योंकि ये चीज़ नीचे से साफ नज़र नहीं आ रही थी। वो ऊंचे वाले पेड़ पर चढ़े। जब उन्होंने उस पहाड़ी के ऊपर देखा, सबकी आंखें खुली की खुली। सब कह रहे थे, ये पक्का कोई सुनहरी चीज़ है। और क्या सच में ये सोना हो सकता है? मैंने तब उन्हें वो टेप रिकॉर्डर के शब्द सुनाए। देखो, वो लड़का कह रहा है, हमें ऊपर जाना होगा। ये सुनहरी चीज़ है, इसे जल्द से जल्द लेना होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि यह टेप रिकॉर्डर वाला लड़का यहाँ पर टेप रिकॉर्डर छिपाकर ऊपर की तरफ चला गया है? हमें उन लोगों से पहले ऊपर पहुँचना होगा। हम भी हक जताएंगे, कुछ ना कुछ हिस्सा तो मिलेगा ना। ऐसा ना हो कि वो ऊपर पहुँच चुके हों और हम देर कर दें। क्या करें, निकलें अभी? मेरे साथी हाँ कर चुके थे, और तब मुझे लगा जो करना है जल्दी करना है। सामान समेटा हमने, मंदिर से बाहर निकले। वो ज़्यादा बड़ी पहाड़ी नहीं थी, लेकिन फिर भी 1 से 2 घंटे का सफ़र पहाड़ी के ऊपर करना पड़ सकता है। तब जाकर ऊपर हमें वो गुंबद मिलेगा। शायद प्राचीन मंदिर हो, सुनहरी मंदिर जिसका छतर ऐसा सोने का हो। हमने उस पहाड़ी के ऊपर चढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे हम चढ़ रहे थे, टेप रिकॉर्डर पर मैं अपनी बातें रिकॉर्ड करता जा रहा था। हमें लगता है ये कोई सुनहरी मंदिर है, चमक तो रहा है, बाकी ऊपर जाकर पता लगेगा। ऐसा ना हो ऊपर जाकर सिर्फ धातु मिले, लेकिन जो भी मिलेगा, इससे इतना तो पक्का है कि हमें विजय राशि तो मिलेगी ना, ऐसी रकम जो एक्सपेडिशन के बाद में सरकारी तौर पर और गैर संस्थान भी हमें देते हैं। शायद कुछ ना कुछ कीमती मिल जाए तो जिंदगी बन जाएगी। ये रिकॉर्ड करके मैंने अनिल की वो रिकॉर्डिंग सुननी शुरू कर दी। उसने भी कहा था, हमें ऊपर जाना होगा। ऊपर चढ़कर हमें पता लगेगा कि यह चीज़ हमें आसानी से मिल पाएगी या थोड़ी मुश्किल होगी। पहाड़ी काफ़ी बड़ी नज़र आ रही है, इस पर चढ़ना भी काफ़ी खतरनाक होगा। अजीब अजीब से पौधे हमें नज़र आ रहे हैं। मैंने वो टेप रिकॉर्डिंग सुनी। बहुत सारी बातें थी उसमें, ऐसी बातें थी जो यहाँ मौजूद हो ही नहीं सकती। उसने कहा, ये जो छोटी सी पहाड़ी है ना, इसके ऊपर रेगिस्तानी टीले भी हैं, रेत भी है, बर्फ़ भी पड़ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मैं उस टेप रिकॉर्डर को सुनता जा रहा, हंसता जा रहा, और फिर मैं अपने साथियों को कहने लगा, दोस्तों इसमें तारीख बोली है, ये तारीख तो पिछले साल की है। हम बेवजह रात के वक्त ऊपर चढ़ने लगे। भाई ये पिछले साल की रिकॉर्डिंग है। अब उसने कहा है हम ऊपर चढ़ रहे हैं। मुझे लगता है कोई ना कोई हादसा हो गया होगा, कुछ ऐसा हुआ होगा। तभी उनमें से एक लड़के ने बोला, सर मुझे लगता है पिछले साल हुआ था ना, यहाँ इन इलाकों में कहते हैं एक टीम गायब हो गई थी। उनमें से एक आदमी बचा था। उनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि उन्हें कुछ बहुत बड़ा मिला था, लेकिन बाद में ढूंढने की कोशिश हुई, वो चीज़ कोई ढूंढ नहीं पाया। यह बात अपने साथी की सुनकर एक पल के लिए मुझे लगा था, कहीं ये रास्ता खतरनाक तो नहीं? नहीं, जिसने ये टेप रिकॉर्डर में अपनी बातें रिकॉर्ड की है ना, ये कोई पागल ही होगा। और कौन सी बात कर रहे हो, ये खबर के बारे में मैंने तो सुना नहीं। उसने कहा, मैंने सुना है, एक आदमी बचा था, कोई 8-9 लोग गए थे। 9 लोग, जैसा कि टेप रिकॉर्डर में बताया गया है। बातें समान सी थी, लेकिन कुछ अलग भी। अगर कोई यहाँ पर पहुँच पाया तो उसे वो मंदिर क्यों नहीं मिला? सुनहरी चीज़ की जानकारी क्या इस टेप रिकॉर्डर में होगी या नहीं? मैं जानना चाहता था, लेकिन आगे की जानकारी टेप रिकॉर्डर में निकल नहीं रही। वो टेप रिकॉर्डर थोड़ा सा खराब हो चुका था। मैं बार बार उसे हाथ से मारे जा रहा, लेकिन वो ऑन नहीं हो रहा। शायद उसकी बैटरीज खत्म हो चुकी थी। तो मैंने उसके अंदर की उस टेप को निकाला, जेब में डाला, टेप रिकॉर्डर को मैंने फेंक दिया। अपने टेप रिकॉर्डर में मैं बातें रिकॉर्ड करता जा रहा था। आगे मुश्किल हो रही है। आगे जो भी होगा, मैं कुछ बातें यहाँ पर बताने की कोशिश करूँगा, लेकिन शुरुआती रास्ता अंधेरे में मुश्किल भरा हो रहा है।
किसी भी पहाड़ी पर चढ़ना इतना आसान नहीं होता कि सीधा ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू हो जाओ। आपको एक दिशा में चढ़ना होता है, धीरे धीरे ऊपर की तरफ। आप पहाड़ों में गए हैं, वहाँ भी ऐसे ही रास्ते होते हैं ना, एक दिशा में फिर घूमकर दूसरी दिशा में, फिर एक दिशा में घूमकर दूसरी दिशा में, इस तरह शिखर तक पहुँचा जाता है। यहाँ पर भी हम ऐसे ही रास्ते बनाने की कोशिश कर रहे। धीरे धीरे सफ़र मुश्किल भरा होने लगा था। यहाँ इस पहाड़ी के शुरुआती चरण में ही हमें बड़े बड़े कैक्टस के पौधे मिले। ये कैक्टस के पौधों पर इतने बड़े बड़े कांटे लगे हुए थे ना। एक दो बार मेरे एक साथी की पैंट वहाँ पर फंस गई। वो पैंट उसने खींचने की कोशिश की और वो पैंट फट गई, लेकिन उसकी टांग पर भी चोट लगी थी। वो कांटे धातु की तरह सख्त थे, पत्थर से भी तोड़े नहीं जा सकते थे। यानी कि हम गलती नहीं कर सकते, उन कैक्टस से दूरी बनानी होगी। हम उस कैक्टस से दूर निकलकर और रास्ते से ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगे और वहाँ पर बांस के बड़े बड़े पौधे लगे हुए। जैसे ही हम उनको पकड़ने की कोशिश करते, वो बेहद कच्चे थे, टूट जाते और हमारा पैर फिसलता, हम नीचे की तरफ घिसटने लगते। ऐसे 2 घंटे निकाले। मुझे लगा था 2 घंटे में हम शिखर तक पहुंच जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ होगा हमने कभी नहीं सोचा था। मेरे साथी भी अब कहने लगे थे, क्या रात में हमें यह सफ़र करना भी चाहिए? कुछ समझ में नहीं आ रहा। लाइट तो हम डाल रहे हैं, लेकिन ये बांस के पौधे देखो, भूरे रंग के, सूखे हुए लगते हैं, सख्त होने चाहिए, लेकिन गन्ने की तरह जैसे अंदर से रस भी निकल रहा है। और नर्म कितने हैं, पकड़ नहीं सकते। बीच बीच में पत्थर के समान, बीच बीच में नर्म। इसीलिए बार बार जब भी गलती से हम नर्म वाले उस बांस के पौधे को पकड़ते, हमारा पैर फिसल जाता, हाथ से वो निकल जाता। थोड़ी सी चोट मेरे घुटने पर लगी थी। तब मैंने अपने साथियों को कहा था, हमें इन्हें पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा करते हैं, दाईं तरफ से निकलने की कोशिश करते हैं। ये बांस के पौधे धीरे धीरे देखो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो हम दाईं तरफ से धीरे धीरे साथ में चलते जाएंगे, इन्हें पकड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। ये तरीका बिल्कुल सही होगा। चलो मेरे पीछे पीछे चलना शुरू कर दो। मेरे साथी मेरे पीछे पीछे चलने लगे। हम उस पहाड़ी के एक तरफ से निकलते गए और वो बांस के पौधे खत्म हो गए। साधारण पौधे, बड़े बड़े पेड़ वहाँ पर आ चुके थे जो कि नर्म नहीं थे, जिन पर कोई कांटे नहीं थे। और वहाँ मेरे साथियों ने थोड़ी समय के लिए डेरा डाला। हम थक चुके थे, 3 से 4 घंटे बीत चुके थे। रात का अंधेरा गहरा चुका था, रुकना था, पाँव में जान दोबारा लेकर आनी थी, मांसपेशियों की ताकत को दोबारा ऊर्जावान करना था। हम वहीं पर रुके रहे। 1 घंटे हमने इंतज़ार किया, पानी पिया और उसके बाद जब ऊर्जा हमारे शरीर की मांसपेशियों में प्रवाहित होने लगी, हमारे कदम भी आगे बढ़ने लगे थे। अब आगे मिट्टी बहुत ज़्यादा नरम थी, जैसे यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हुई हो। हमारे पैर मिट्टी में धंस रहे थे और हम चढ़ाई पर चढ़ रहे थे, इसीलिए मुश्किल ज़्यादा थी। ऐसा ना हो हमारा पैर फिसले और हम काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर जाएं, या इस दलदल जैसी मिट्टी में हमारा पैर फंसा रहे और निकालने में मुश्किल हो। वहाँ मिट्टी में हम भारी भारी पत्थर, भारी भारी लकड़ियों को ऐसे रखते, उन पर पैर रखते हुए आगे बढ़ते और धीरे धीरे आगे निकलने में हमें ज़्यादा देर लगने लगी, क्योंकि मिट्टी और भी ज़्यादा नरम होती जा रही थी, गहरी होती जा रही थी। अचानक मेरा साथी चीखा, कहने लगा, सांप सांप, या मिट्टी के अंदर सांप है। और सच में मिट्टी के अंदर से रेंगते हुए एक बड़े सांप को देखा। हम एक तरफ सट चुके थे, एक पेड़ को हमने पकड़ लिया और समझदारी इसी में थी कि हम पेड़ के ऊपर चढ़ते। सामान को हमने नीचे फेंका और हम पेड़ के ऊपर चढ़ गए। जिंदगी बचानी ज़्यादा ज़रूरी थी, लेकिन जब हमने नीचे देखा, वो सांप के बीच वाला हिस्सा बहुत ज़्यादा नरम था, लेकिन एक तरफ हमने देखा तो ये सांप था ही नहीं, ये लगभग 6 फुट का केंचुआ था। आगे का हिस्सा, पीछे का हिस्सा हमारी आंखों के सामने जब आया, हमारे लिए ये साफ हो गया था, ये केंचुआ ही है जो मिट्टी खाते हैं। लेकिन इतना बड़ा केंचुआ मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा था। जब हम इसकी जानकारी लोगों को बताएंगे ना, यहाँ बड़े बड़े वैज्ञानिक आएंगे, आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। कभी भी इतना बड़ा केंचुआ देखा ही नहीं गया होगा।
जो यहाँ पर है। और हम हंस पड़े, अरे ये तो केंचुआ है। हम केंचुए से डर गए, लेकिन इतने बड़े होते नहीं ना, अजगर के समान है ये, अजगर के समान, लेकिन मिट्टी खा रहा है। हम वहाँ छलांग लगाकर पेड़ से नीचे उतरे और उस नर्म मिट्टी में पैर रखते हुए आगे बढ़ने लगे। वो जो केंचुए थे ना, वो ना देख सकते थे, ना सूंघ सकते थे और ना सुन सकते थे। इसीलिए जैसे ही थोड़ी सी थरथराहट की आवाज़ उस मिट्टी में होती, वो घबराकर मिट्टी के अंदर चले जाते। मिट्टी नरम ही इतनी ज़्यादा थी। उस मिट्टी को पार करते ही आगे बिल्कुल सीधी चढ़ाई थी और मेरे साथी कह रहे, लगता है हम शिखर के बहुत ज़्यादा करीब आ गए हैं। एक तो पेड़ बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतना ज़्यादा तो चढ़ चुके हैं, अब तक तो ये छोटी पहाड़ी का शिखर आ जाना चाहिए था। मुझे लगता है ये जो सीधी चढ़ाई है ना, इसके ऊपर पहाड़ी का शिखर होगा। लेकिन सीधी चढ़ाई में चढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। हम ऐसा कोई औजार या हथियार लेकर नहीं आए थे जिससे उन पेड़ों को काट पाते, उन बेलों को काट पाते। ऊपर चढ़ने के लिए रस्सी तक लेकर नहीं आए थे। लेकिन कहते हैं कुदरत हमारी बहुत ज़्यादा मदद करती है। वहाँ पर कुदरती बेलें थीं, बहुत ज़्यादा मोटी, नीचे की तरफ लटकी हुई, बिल्कुल रस्सी के समान। मैंने अपना वज़न खींचने की कोशिश की, उस बेल के सहारे ऊपर चढ़ने की कोशिश की और वो बेल मजबूत थी। उस बेल के सहारे हम लगभग 27 से 28 फुट तक ऊपर चढ़ सकते थे और वहाँ से बेलें निकल रहीं। मैंने अपने साथियों को कहा, चलो ऊपर चढ़ने की कोशिश करनी है हमें, ज़ोर लगाओ ज़ोर, ऐसे काम भी हमें कभी भी करने पड़ सकते हैं। हम एक एक बेल को पकड़कर ऊपर चढ़ते गए। मेरा एक साथी 12 फुट ऊपर तक चढ़ा था और फिर कहने लगा, मुझे घबराहट हो रही है। मैंने कहा, ऐसे छोड़ना मत, धीरे धीरे नीचे उतरो अगर घबराहट हो रही है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा आया या वो बेहोश हुआ। उसने बेल को अपने हाथों से छोड़ दिया और 12 फुट नीचे सख्त मिट्टी थी। उसकी पीठ पर एक पत्थर टकराया, उसके सर पर पत्थर टकराया और सर से थोड़ा थोड़ा खून निकलने लगा। वो बेहोश था। कुछ समय बाद हम नीचे उतरकर उसे होश में ला पाए और उसकी पीठ काफ़ी ज़्यादा जैसे जख्मी हो चुकी, जिस कारण वो कुबड़ निकाल कर चल रहा। हमें लगा ऐसे तो ऊपर चढ़ना मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद हम अब निर्णय लेने वाले थे। अमूमन अगर हमारा कोई साथी इस तरह जख्मी हो जाए तो उसे उसी जगह रुकने के लिए कहा जाता है और किसी न किसी को उसके साथ छोड़ा जाता है। बाकी लोग ऊपर चढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर तो 4 लोग थे। अगर नीचे उसके साथ में किसी को छोड़ता तो आगे हम कैसे बढ़ते, 2 ही लोग रह जाते। मैंने कहा, देखो इसे यहाँ कुछ समय के लिए अकेले रुकना होगा, इसे किसी पेड़ पर चढ़ा देते हैं सुरक्षित जगह पर। यह कुछ समय इंतज़ार करेगा। छोटी सी पहाड़ी है, ऊपर जाएंगे हम, देखेंगे वो सुनहरी चीज़ क्या है, उसके बाद यहीं से नीचे आ जाएंगे। देखो तो सही, यहाँ कुछ 27-28 फुट की ये बेल है, ऊपर ही तो चोटी होगी। उसने हामी भर दी। उसे हमने पेड़ के ऊपर चढ़ा दिया, लटका दिया, वहाँ फट्टे फंसाकर उसके लेटने का पूरा इंतज़ाम कर दिया था और फिर बेलों को पकड़कर हम तीनों ऊपर की तरफ चढ़ने लगे। 28 फुट सुनने को बहुत कम लगता है, लेकिन जब बिल्कुल सीध में ऊपर चढ़ना पड़ जाए ना, आपकी बाजू जवाब देने लगती है, घबराहट होने लगती है और एक बार नज़र नीचे पड़ जाए ना, फिर तो हालत पतली। इसीलिए मैंने अपने साथियों को कहा था, कोई नीचे नहीं देखेगा, बस हम ऊपर की तरफ जाएंगे। सब लोग जल्दी जल्दी चढ़ो। हम तीनों ऊपर तक पहुंच चुके थे। बेलें नीचे की तरफ लटकी हुई और तब हमें ऊपर चढ़ने का और रास्ता नजर आया। अभी चोटी नहीं आई थी। इतना लंबा सफ़र हम तय कर चुके, लेकिन अब तक चोटी नहीं आई। लेकिन हमें यह पता था कुछ ही घंटों में अब दिन हो जाएगा। रोशनी में चढ़ना ज़्यादा आसान होता है। ऊपर से नीचे की तरफ हमने आवाज़ लगाई, चोटी या नहीं है, हम इससे और ऊपर चढ़ने वाले हैं, उसके बाद कुछ ही समय में नीचे आते हैं। मुझे लगता है ये वाला रास्ता सीधा ऊपर की तरफ जाता होगा। पत्थर लगे हैं यहाँ, पत्थर, हम ऊपर जाकर आते हैं। नीचे वो साथी जो पेड़ पर चढ़ा हुआ था, उसने कहा, ठीक है, तुम जाकर आओ, मैं तो आराम कर रहा हूँ। अब ये सीधा घुमावदार रास्ता लग रहा। बड़े बड़े पत्थर नीचे लगाए गए थे, जैसे ये किसी सड़क का निर्माण किया गया हो। हम उस पर बड़ी आसानी से चलते जा रहे।
धीरे धीरे पत्थरों के आसपास घास बहुत ज्यादा थी। लगभग 40 से 50 फुट हम चले थे, उन झाड़ियों को थोड़ा थोड़ा साफ करते हुए। आगे हमें जैसे मिट्टी के छोटे छोटे टीले नजर आए, 2-2 फुट के, जो कि उन पत्थरों के ऊपर बने हुए। ये दीमक के टीले लग रहे। और मेरे एक साथी ने कहा, ऐसे सांप के टीले भी होते हैं। ये दीमक के टीलों के अंदर चूहों को ढूंढते ढूंढते ढेर सारे सांप पहुंच जाते हैं। टीलों से हम दूर निकलेंगे, ये काफी खतरनाक साबित हो सकते हैं। मैंने भी हामी में हामी मिलाई और हम एक तरफ से जब निकलने वाले थे, उस टीले के अंदर से काले रंग की लगभग 1 फुट की मकड़ी निकली। पेट उसका पूरा काला, बड़ा सा मुंह, बड़ी सी आंखें और कई टांगे, चमकदार, बिल्कुल एक काले कीड़े की तरह। हम घबरा गए। ऐसी मकड़ी हमने भी जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। हम थोड़ा सा आगे बढ़ने लगे। आगे ढेर सारे टीले और हर एक टीले के अंदर से एक एक मकड़ी निकलकर टीले के ऊपर बैठ रही, टांगों को अंदर की तरफ धंसाकर, जैसे टीलों के अंदर जाने वाले वो छोटे छोटे रास्तों को बंद करके वो मकड़ियां बैठी हों। हम उनसे डर रहे थे, शायद वो भी हमसे डर रही थी। वो नहीं चाहती थी कि कोई टीले के अंदर आए। अजीब मकड़ियां, कैसी पहाड़ी है ये, यहाँ पर हमें और क्या देखने को मिलेगा। ऐसी मकड़ियां मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी। एक बार मंदिर के शिखर तक पहुंच जाएं, वो देख ले कि हम सोना ही है या कोई और धातु है, उसके बाद नीचे आएंगे और फिर वैज्ञानिकों को लेकर आएंगे। हमारी ये जो तस्वीरें हैं ना, ये अखबार में छपने वाली हैं। मेरे दोस्त थोड़ा खुश हो गए थे। मेरे वो साथियों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। अचानक वो जो मुस्कुराहट थी ना, वो डर में बदल गई। वो मकड़ियां अपने टीलों को छोड़कर हमारे पीछे पड़ गई। उनके भागने की रफ्तार बहुत थी और 1 फुट की मकड़ी का मुंह कई इंच बड़ा था, आसानी से हमें काट सकती थी। हम आगे भाग रहे और वो झाड़ियों को चीरती हुई मकड़ियों की संख्या लगभग 20 से 22 थी। पीछे वाला पूरा इलाका काला काला सा। कई मकड़ियां पेड़ों के ऊपर चढ़ चुकी थी, कई मकड़ियां नीचे वाले रास्ते से हमारे पीछे पीछे। हमें पहाड़ी के ऊपर चढ़ना था, लेकिन हम कई जगह नीचे की तरफ उतरे। जहां हमें रास्ता नजर आया हम उस तरफ गए और एक जगह मकड़ियों ने पीछा करना बंद कर दिया। उस अंधेरे में जहां एक तरफ से थोड़ी थोड़ी रोशनी आने लगी थी, यानी कि दिन होने लगा था, हमें लगा शायद ये रोशनी अब हमें बचा पाए और मकड़ियां भी शायद दूर चली गई हैं। मेरे दोस्त जानते थे मकड़ियां जिस तरह से पीछा कर रही हैं ना, हम पेड़ों पर भी चढ़ जाएंगे तब भी बच नहीं पाएंगे। और पता नहीं कितनी जहरीली हूँ। ये तो काले बिच्छुओं की तरह पूरी तरह से काली थी। वहाँ पेड़ के पास से बहुत ज़्यादा खुशबू आ रही। ये पेड़ की मैं पहचान कर सकता था, चंदन का पेड़। और आसपास नज़र पड़ी तो हर एक पेड़ चंदन का ही था। चंदन के पेड़ों की खुशबू दूर दूर तक फैली हुई। और तभी मेरे दोस्त ने कहा, हो सांप सांप। एक पेड़ के ऊपर सांप हरे रंग का था, नीचे की तरफ लटका हुआ। वो लगभग 8 से 9 फुट लंबा सांप था, ऊपर वाली टहनी से बिल्कुल एक लट की तरह नीचे की तरफ लटका हुआ। और आसपास के सभी चंदन के पेड़ों के ऊपर सांप ही सांप थे, गुच्छा बनाकर, जैसे फल लगे हुए हों। वो हिलते हुए सांप थे। भरे पड़े वो पेड़ और उनके बीच बिना आवाज किए धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए हम आगे बढ़ रहे। यहाँ हमें जो जो नजर आ रहा है वो प्रकृति के बिल्कुल खिलाफ नजर नहीं आता, लेकिन अलग नजर जरूर आता है। सांप बिल्कुल फल का आकार लिए एक दूसरे से लिपट कर गोल गेंद की तरह बने हुए थे, नीचे की तरफ लटके हुए। दूर से देखने में ऐसा लगेगा जैसे बड़े बड़े तरबूज पेड़ों के ऊपर लटके हों। करीब से हिलते हुए सांप साफ नजर आएंगे। धीरे धीरे वो बड़े बड़े गोले जमीन पर गिरने लगे। जैसे ही वो गोले जमीन पर गिरते, सांप जैसे गोले का आकार छोड़कर अलग अलग हो जाते। और तब देखा वो गोले में लगभग 20 से 25 सांप थे और ऐसे गोले ढेर सारे नीचे गिर रहे। सांप ही सांप। पूरी की पूरी जमीन काले रंग की हो गई, हरे रंग की हो गई। बीच बीच में भूरे भूरे वो सांप जो जमीन से निकल कर आ रहे, उनके भागने की रफ्तार तेज थी, ऐसे नीचे घिसटते हुए हमारे पीछे। और हम एक पेड़ पर चढ़े, तब जाकर हमें लगा हम बच पाएंगे। वो पेड़ काफी ज्यादा ऊंचा था,
देवदार का इकलौता पेड़ जो उन चंदन के पेड़ों के बीच लगा हुआ। वो सांप जैसे हमारे पीछे ही थे, लेकिन वहां सूखी पड़ी लकड़ियों को हमने आग लगाई। कई सूखे पत्ते थे, उन्हें भी आग लगाई और हम आग के पीछे। सांप वहां आग से दूर भाग रहे और धीरे धीरे वो सांपों की जो हलचल मची हुई ना, वो कम हो गई। ऐसे हमने खुद को बचाया और थोड़ी थोड़ी रोशनी होने लगी थी। देखने में साफ लग रहा था हम एक बड़े पहाड़ के ऊपर हैं, और तब हमें लगा कि ज़रूर हम शिखर तक तो पहुंच गए होंगे। लेकिन जब नज़र ऊपर पड़े, ऊपर थोड़ी और चढ़ाई बाकी थी। पहाड़ ऊपर कितना है समझ में नहीं आ रहा, लेकिन नीचे हमें मैदानी इलाके साफ साफ दिखने लगे थे। इतना साफ था कि ऊंचाई तो बहुत हो चुकी है, लेकिन जब हम नीचे थे ये पहाड़ी इतनी ऊंची तो लग नहीं रही थी। इतनी ऊंची कैसे हो गई ये समझ से बाहर था। लेकिन जिस काम के लिए हम निकले थे वो काम तो पूरा करना ही था ना। मेरे साथी कहने लगे, सर प्यास बहुत ज़्यादा लगी है, जो पानी लेकर आए थे वो तो ख़त्म हो चुका है, और जंगल में आमतौर पर पानी मिल जाता है। पहाड़ी के ऊपर कोई छोटा सा झरना नहीं है, कहीं रुका हुआ कोई पानी नहीं है, हमें पानी पीना है सर। मैंने तब उनको कहा, बिल्कुल, यहाँ पानी का कोई स्रोत ढूंढते हैं या कोई ऐसा फल या पेड़ ढूंढते हैं जहाँ पानी रुका हुआ हो। उस पानी को पीकर हम अपनी प्यास बुझाएंगे। खाने की चीज़ें हमारे पास हैं लेकिन सूखी हैं, इसीलिए पानी तो ढूंढना होगा, ऐसे मुश्किल हो जाएगी। मैं अपने साथियों के साथ आगे पानी का कोई स्रोत ढूंढने लगा। टिप टिप पानी की बूंदों की आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही। कहीं पास में ही पानी है, थोड़ा थोड़ा जैसे छोटा पानी का झरना हो। उसके टिप टिप की आवाज़ साफ सुनाई दे रही और हम उस तरफ बढ़ने लगे। जैसे जैसे हम उस आवाज़ के करीब जा रहे थे, आसपास की मिट्टी गीली थी और हमें सामने एक छोटी सी सुरंग नजर आई, जिसके अंदर झरने की साफ आवाज़ थी, यानी पानी अंदर बह रहा है। लेकिन वो जो सुरंग थी ना, वो लगभग 3 से 4 फुट छोटी सी थी। हमें रेंग कर उसके बीच घुसना होगा। जब मेरे साथी ने ये कहा, मैंने मना कर दिया, नहीं नहीं, इसके बीच हम नहीं घुस सकते, हमें तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। ऐसे हम क्या करेंगे, कहीं कोई फंस गया ना, बचाने कोई नहीं आएगा। और मुझे तो ये पहाड़ी काफ़ी अजीब लग रही है, मंदिर तो मिल नहीं रहा, वो सुनहरी चीज़ पता नहीं कितनी ऊपर है। मेरे साथी को प्यास इतनी लगी हुई कि वो जान को जोखिम में डालने को तैयार था, क्योंकि वो जो गुफा थी ना छोटी सी, उसके दोनों तरफ चित्र बने हुए। ऐसा लग रहा था प्राचीन समय में चित्रों वाले ये पत्थरों को यहाँ रखा गया हो, शायद मंदिर से लाकर। उसने कहा, ये गुफा बनी ऐसी है, लोग इसके अंदर जाते होंगे ना, घिसट कर ही सही किसी ज़माने में। तो मैं अंदर जाऊँगा, पानी लेकर आ जाऊँ, बस मैं पानी लेकर आ जाऊँ। मैं उसे मना कर रहा, लेकिन वो मान नहीं रहा था। घिसट कर वो अंदर चला गया। पतला था ना, हम इतने पतले नहीं थे। अंदर जाकर वो कहने लगा, पानी बहुत साफ़ है, पानी बहुत साफ़ है, मैं आपको पानी पकड़ाता हूँ। फिर उसकी आवाज़ आई, ये गुफा इस तरफ से छोटी कैसे हो गई, मैं निकल नहीं पा रहा हूँ। तब मैंने उसे कहा, अरे यार क्या कह रहे हो, मैं अंदर आ भी नहीं सकता, तुम्हें पता है ना मेरा पेट आगे की तरफ काफ़ी ज़्यादा बड़ा हुआ है। मेरा साथी भी मोटा था, वही पतला था जो कि अंदर चला गया। अब कह रहा है मैं बाहर निकल नहीं पा रहा। मैंने कहा, मजाक मत करो, जल्दी से बाहर आओ। उसने कहा, मजाक नहीं कर रहा, मेरी टांगें फंस चुकी हैं, मैं वापस नहीं आ सकता, दोबारा कोशिश करता हूँ, रुको रुको। उसने टांगें शायद पिछली तरफ की होंगी, सर घुसाने की कोशिश की और फिर कहने लगा, मैं नहीं निकल पा रहा, मैं जितनी कोशिश कर रहा हूँ निकलने का रास्ता नहीं है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये छोटी सी इस गुफा के अंदर मैं आ कैसे गया, पहले तो बड़ी थी, आसानी से घिसट कर मैं अंदर आ गया, अब बाहर निकल नहीं पा रहा हूँ। हमें बहुत बड़ा सदमा लगा था। ऐसी ही गुफाओं में कई बार फंसकर लोग मारे जाते हैं, और हो सकता है यहाँ हमारे साथी के साथ भी कुछ बुरा हो जाए। मैंने उसे कहा, नहीं नहीं, ऐसा करते हैं, नीचे से किसी को लेकर आते हैं, ऐसे तुम्हें निकालना मुश्किल होगा, इस गुफा को इस तरफ से तोड़ना होगा, हमारे पास कोई औजार नहीं है। उसने कहा, नहीं नहीं, इतनी बुरी हालत नहीं है, अंदर से ये गुफा काफ़ी बड़ी है, यहाँ मैं रह सकता हूँ, और अंदर पेड़ लगे हुए हैं और कई ऐसी बेलें हैं, जैसे मैं उन पत्तों को कुछ खा सकता हूँ। खाने की चीज़ें मेरे पास वैसे भी हैं, 1-2 दिन का खाना मेरे पास ही था ना, बाकी मैंने वो झोला अंदर रखा हुआ है। आप ऐसा कीजिए, आप ऊपर की तरफ बढ़िए।
नजदीक ही होगा ना, इतना ऊपर तो हम आ चुके हैं। आप बस उस गुंबद तक पहुंचिए, वो धातु वाली चीज, फिर नीचे की तरफ आइए, फिर मदद लेकर आना। जब तक यहाँ से निकलने का कोई और रास्ता ढूंढने की कोशिश करता हूँ। अंदर गुफाएं ही गुफाएं हैं और मुझे कई जगह से रोशनी नजर आ रही है। आप चलिए, मैं बाहर निकलने की कोशिश करता हूँ। अपने साथी को वहीं उस गुफा में छोड़कर हमें आगे बढ़ना पड़ा। बस थोड़ा सा तो रास्ता रहता होगा। इतनी ऊपर तो हम आ चुके हैं ना। दूर दूर मैदानी इलाके साफ नजर आने लगे हैं। अचानक वहां पर बादल कब आ गए पता नहीं चला। बूंदाबांदी होने लगी और धीरे धीरे अंधेरा बढ़ने लगा। अभी अभी तो दिन हुआ था, फिर से जैसे अंधेरा हो गया। और सिर्फ अंधेरा नहीं, बल्कि कड़ाके की ये बारिश थी। धीरे धीरे बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी और फिर तो ओले पड़ने लगे। मोटे मोटे बर्फ के वो गोले आसपास जब गिर रहे ना, छोटे छोटे पौधे तक टूट रहे थे। हम तो एक बड़े पेड़ के नीचे ऐसे सिमट कर बैठ गए जैसे इन ओलों से बचना जिंदगी को बचाने का सबसे बड़ा काम हो हमारे लिए। वहीं पर बैठे रहे। आसपास बर्फ ही बर्फ हो चुकी थी। आधे घंटे तक इतने ओले पड़े कि दूर दूर तक हमें हर तरफ सफेद रंग नजर आ रहा। फिर बर्फबारी होने लगी। ये ओले नहीं थे, हवा में उड़ती हुई बर्फ हमें साफ दिखाई पड़ रही। और ठंड बढ़ने लगी। धीरे धीरे ठंड बढ़ने लगी। शरीर अकड़ने लगा और मेरा साथी मेरी तरफ देखकर कहे जा रहा था, ये क्या, यहाँ पर बर्फबारी कब से होने लगी? इन इलाकों में बर्फबारी नहीं होती। ये हमें क्या दिखाई दे रहा है? और चारों तरफ बर्फ देखो कितनी ज्यादा है। धीरे धीरे वो बर्फ जैसे पिघल रही तो पहाड़ी के ऊपर ही पानी जैसे रुका हुआ हो, नीचे की तरफ नहीं जा रहा था। लगभग 1.5 फुट पानी वहां पर भरा हुआ, घुटने तक पानी। और हम चल रहे। जैसे जैसे हम थोड़ा नीचे उतरते पानी कमर तक आ जाता। मेरे साथी ने कहा, हमें अब ऊपर की तरफ जाना होगा, जल्दी, यहाँ पानी भर रहा है। बाढ़ तो नहीं आ गई? दुनिया का अंत तो नहीं हो गया? ये क्या? अपने साथी का कहना मानते हुए मैं ऊपर की तरफ चलने लगा, उसका हाथ पकड़े हुए। बादलों के गरजने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी, बिजली जैसे बेहद करीब। कान के पर्दे फटने को आ रहे लेकिन रुक नहीं सकते थे। पानी जैसे बढ़ रहा हो। जहां पर हम रुकते वहां एड़ियों तक आया हुआ पानी धीरे धीरे घुटने के करीब आने लगता, जैसे पानी धकेल कर हमें ऊपर पहुंचाना चाहता था। नीचे की तरफ जाते तो डूब जाते। दूर दूर कुछ नजर नहीं आ रहा। धुंध की चादर ने घेर लिया था उस छोटी सी पहाड़ी को, या कहूं पहाड़ को। कुछ नहीं पता। अंधेरा इतना, धुंध इतनी ज्यादा, और वहां जानवरों के भागने की आवाजें सुनाई देने लगी। जैसे मैदानों में भैंसे या घोड़े भागते हैं ना, बहुत सारे ऐसी आवाजें ऊपर से आ रही। और हम चलते चलते उसी तरफ बढ़ रहे। वो बिल्कुल सपाट सा एक रास्ता था, जैसे पहाड़ी के ऊपर चढ़ने वाले घुमावदार रास्ते होते हैं। बिल्कुल सपाट, पानी नहीं था, मिट्टी साफ, बीच में पत्थर लगाए हुए। चलने में आसानी होने लगी, लेकिन वो आवाज हमें डरा रही। ऊपर से भैंसों का झुंड नीचे की तरफ आया। वो सर भैंसों के थे, शरीर घोड़े के। ऐसा जिंदगी में हमने कभी नहीं देखा। ये कैसा दृश्य है? लेकिन वो भैंसे हमें मारना चाहते थे। मैं तो एक पेड़ के पीछे छिपकर बाहर की तरफ देख रहा, लेकिन मेरा दोस्त, मेरा साथी, वो डर गया। वो नीचे की तरफ भाग रहा और भैंसों के उस झुंड में, या कहूँ घोड़ों के झुंड में खो गया। वो नीचे की तरफ कहाँ गया मुझे नहीं पता। वो धुआं, वो अंधेरा ऐसा भयानक था ना, वो खामोशी मुझे खाए जा रही थी। पूरी तरह से शांति, और मैंने अपने साथी का नाम पुकारना शुरू कर दिया, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं। सन्नाटा पूरी तरह से छाया हुआ। अगर आप कोई पत्थर को जमीन पर फेंक देना तो उसके गूंजने की आवाज भी साफ सुनाई देती। मुझे तो अपने दिल की धड़कन तक सुनाई दे रही थी। या तो मैं डरा हुआ था, या मैं पागल होने वाला था। नीचे से दोबारा वैसी आवाजें आने लगी, लेकिन इस बार वो आवाजें करीब आ रही थी। ऐसा लग रहा था
जैसे वो अजीब सा भैंसों का झुंड ऊपर की तरफ आ रहा हो। तो मैंने ऊपर की तरफ भागना शुरू कर दिया। जितनी तेजी से मैं भाग सकता था उतनी तेजी से मैं भाग रहा था। मुझे बस अपनी जान बचानी थी। भागते भागते ऐसे पेड़ों के झुंड के बीच से मैं निकल रहा जैसे ये गन्ने के छोटे छोटे पौधे हों। धीरे धीरे वो पौधे बड़े बड़े थे, जैसे मैं किसी खेत में हूँ, बिल्कुल सपाट से मैदान में। मैं भागा जा रहा। वो आवाज़ें पीछे से आ रही। झुंड बड़ा था जो मेरा पीछा कर रहा और मुझे अपनी जिंदगी की परवाह थी। तो मेरे कदम बड़े मुश्किल से आगे बढ़ पा रहे। टांगों में जान खत्म होने को आ रही थी। इतने घंटे का सफ़र था, इतने घंटे का सफ़र जिसे मैं 2 घंटे का सफ़र समझ रहा था, वो इतना बड़ा हो चुका और शिखर अब भी नहीं मिल रहा और नीचे मैं उतर नहीं सकता था। मौत दिख रही मुझे नीचे, मौत। जैसे ही वो गन्ने के पौधों के बीच से मैं निकला, वो भैंसों के झुंड की आवाज़ बिल्कुल बंद हो चुकी थी। आगे पहाड़ी का वो हिस्सा जहां पेड़ काले थे और शिखर बिल्कुल सामने नज़दीक नजर आ रहा, लेकिन वो मंदिर नजर नहीं आया। अजीब सी आकृतियां थी और आसपास काले पड़ चुके पेड़ और बर्फबारी, जिसके कारण यहाँ बर्फ हर तरफ थी। ठंड थी लेकिन शरीर को इतना अकड़ा नहीं रही थी। आगे मुझे हड्डियां नजर आईं, कई इंसानी हड्डियां जो बिखरी हुई नहीं थी, जैसे कोई इंसान यहाँ पर आया हो, बैठे बैठे मर गया। उसके शरीर के मांस के हिस्सों को अलग किया गया, हड्डियां वैसी की वैसी। थोड़ा आगे बढ़ा तो ऐसे कंकाल यहाँ पर भरे पड़े थे। लाशें ही लाशें होंगी यहाँ। कितनी लाशें थी मैं बता नहीं सकता। वो कंकाल जैसे मुझसे कह रहे हों, तुमने गलती की है, तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा। वो आवाज़ें मेरा दिमाग मुझे सुना रहा था, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा सच्चाई है ये, सच्चाई। और आगे मुझे मेरे साथी की आवाज़ सुनाई दी, आ जाओ इधर इधर, जल्दी आओ जल्दी। मैं उसी तरफ भागा। मैं अपने साथी के पास जाना चाहता था, शायद वो किसी तरफ से ऊपर आ गया होगा, लेकिन ये आवाज़ मेरे उस साथी की थी जिसे बहुत चोट लगी थी, जिसे नीचे हम पेड़ पर छोड़कर आए थे। फिर मेरे 2 दोस्तों की आवाज़ आई और फिर 3। उन तीनों की आवाज़ मुझे करीब से आ रही और वहाँ एक काले रंग का पेड़। और जैसे ही मैं पेड़ के करीब गया, उनके चिल्लाने की, मुझे बुलाने की आवाज़ मध्यम पड़ चुकी, जो फिर बंद हो गई। फिर उनके सिसकने की आवाज़ थी, क्योंकि तीनों फांसी के फंदे पर उसी पेड़ पर लटके हुए। मैं भागा उन्हें बचाने के लिए। ये उनके साथ किसने किया है? तभी मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, रुक जाओ। अगर तुमने उनकी मदद करने की कोशिश की तो तुम्हारे साथ भी यही होगा। तुम्हारा चुनाव किया गया है जिंदा रहने के लिए। वो मारे जाएंगे, तुम जिंदा रहोगे। ये आवाज़ किस तरफ से आ रही है मुझे नहीं पता था, लेकिन मैंने हाथ जोड़े और कहा, मेरे दोस्तों को छोड़ दो। कौन हो तुम? क्या हो तुम? और मुझे जवाब मिला, क्या हूं मैं ये पर्वत हूं, ये पहाड़ हूं जिसे तुम एक मुर्दा मिट्टी का हिस्सा कहते हो। जीवन है मुझ में और ऐसा जीवन कई पर्वतों में होता है, लेकिन तुम इंसान जान नहीं पाते। लोभ के कारण आ जाते हो। तुम्हें फंसाना आसान है। तुम्हारी आंखें बेईमानी से भरी पड़ी हैं। ऐसी चीज जो कीमती हो उसकी तरफ खींचे चले आते हो, लेकिन तुम खुशकिस्मत हो। तुम्हारा चुनाव किया गया है जिंदा रहने के लिए, क्योंकि तुम यहाँ तक पहुँच पाए हो। सफ़र आगे भी बहुत भयानक होता, लेकिन तुम्हें बाहर जाने का रास्ता दिया जा रहा है। फिर ऊपर से भूस्खलन हुआ। उस मिट्टी ने मुझे भी बहाया। मैं समझ नहीं पाया कि क्या हो रहा है। मेरी सांसें रुक रही थी, ज़बान कांप रही, मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। फिर मैंने मिट्टी को एक तरफ किया, ज़मीन से मैं निकला। मैं पहाड़ों के बीच नहीं था, एक खेत के बीच था। एक खेत के बीच मिट्टी को हटाकर जब मैं बाहर निकला, कुछ लोग हैरान,
मेरी तरफ भागे भागे आए मेरी मदद करने के लिए। मैंने उनसे पूछा, मैं कहाँ पर हूँ, ये कैसी जगह है? उन्होंने कहा, ये तो खेत है और तुम यहाँ पर कैसे आ गए? मैं एक गांव के खेतों वाले हिस्से में था। मुझे वहां से शहर भेजा गया। इलाज के लिए मेरे शरीर पर चोट लगी थी और मैंने जानकारी दी जिसे किसी ने सच नहीं माना। मुझे पागल माना गया। मैं बताता गया मेरे साथ क्या हुआ। कोई मानने को तैयार नहीं। पहाड़ जिंदा नहीं होते। मेरे साथी कहीं मर गए होंगे, मैं पागल हो गया। इसी कारण ये कहकर मुझे पागल खाने में भर्ती करवाया गया। वहां रहकर जानने की कोशिश की मैंने। ना तो किताबों में ढूंढ पाया, ना किस्सों में जान पाया। जो हमारे साथ हुआ था वो अलग ही दास्तान थी। लेकिन ढूंढा मैंने। अनिल कौन था जिसका वो टेप रिकॉर्डर मिला था? कौन था वो? मैंने जानकारी इकट्ठी की तो मुझे पता लगा, ये एक लड़का जो अपने 9 साथियों के साथ त्रिपुरा के उन्हीं जंगलों में गया था, जहां पर उसके साथ भी कुछ ऐसा हुआ और वो भी एक पागल खाने में मौजूद है। यह मेरे लिए सदमे के समान था। कई लोगों ने मुझसे पूछा, आखिर वो जगह कहां पर थी? जिन्होंने मुझ पर यकीन किया। मैंने कहा, वो पहाड़ी जिसके ऊपर सोने का गुंबद नजर आता है। उन्होंने कहा, वहां हम कई बार गए हैं, ऐसी कोई जगह नहीं है, तुम हमारे साथ चलोगे? मैंने कहा, नहीं, मैं दोबारा वहां नहीं जा सकता। वो दोबारा मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। मेरा चुनाव हुआ था क्योंकि मैं सबसे आगे पहुंच पाया, इसीलिए मैं अकेला बचा। इस बार शायद ना बच पाऊं। मैं नहीं जाना चाहता। तो लोग मुझे पागल कहकर उसी पागल खाने में छोड़ देते हैं। हंसता रहता हूं दीवारों को देखकर। जब भी दिमाग में वो घटनाएं याद आती हैं, शरीर कांपने लगता है, उंगलियां हिलने लगती हैं, हंसी निकलने लगती है। मैं पागल हो गया हूं। मैं पागल तो नहीं हो गया, मेरे साथी मारे गए हैं। पहाड़ जिंदा होते हैं, भूत होते हैं, सांप बड़े होते हैं, केंचुए अजगर जैसे, घोड़े जिनके सर पर भैंसों वाला सर था। हर कोई हंसता क्यों है मेरी बातों पर? सच्चाई भयानक होती है, अजीब होती है। जिसके साथ घटती है वो यकीन करता है। आप मुझ पर यकीन करेंगे ना? आपको कोई पागल नहीं कहेगा।